हेलो एवरीवन, आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम 12th क्लास के म्यूज़िक का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि हरियाणा बोर्ड के अनुसार है और 2019 का पेपर है ये, जिसका सेट ए है। जो पेपर है आपका 30 मार्क्स का होता है। टाइमिंग है इसकी 2 and 30 आवर्स, 2.5 घंटे का ये आपका पेपर होता है। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। प्राचीन काल में जो मूर्छनाओं को बनाने का क्रम था वो क्या था? प्राचीन काल में जो मूर्छनाओं के प्रकार थे वो 3 थे आपके: षड्ज ग्राम की मूर्छना, मध्यम ग्राम की और गंधार ग्राम की। तो जो मूर्छनाएं बनते थे वो अवरोही क्रम में बनते थे। अवरोही क्रम में कैसे? देखिए, ये षड्ज ग्राम की मूर्छना है, ये मूर्छनाओं के नाम है। ये कुल आपके 1 ग्राम में 7 मूर्छनाएं थी। जो हमारी पहली मूर्छना है वो सा से शुरू हो रही है, दूसरी है जो नी से हो रही है, तीसरी है धा से पा, चौथे ये 5वीं माँ से ग रे। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सारे स्वर अवरोही क्रम में होते जा रहे हैं, एक एक स्वर उतरते जा रहे हैं। सा के बाद नी के बाद धा, पा, मा, ये स्वर कैसे होते जा रहे हैं? एक एक क्रम उतरते जा रहे हैं। तो जो मूर्छना है कौन से क्रम से बनेगी? आपके अवरोही क्रम से। अमीर खुसरो ने किन रागों को जन्म दिया? साजगिरी और सरप्रदा। इन्होंने बहुत से रागों को जन्म दिया था। कुछ इंपॉर्टेंट राग है जो ऑप्शन में दिया हुआ है, साजगिरी और सरप्रदा। इसके अलावा यमन राग हो गया, तोड़ी राग हो गया, तो वो भी अमीर खुसरो ने ही उन रागों को जन्म दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। पंडित शारंगदेव ने कुल कितने शुद्ध और विकृत स्वर माने थे? तो पंडित शारंगदेव ने जो कुल स्वर माने थे वो आपके माने थे 19 स्वर, जिसमें से आपके 7 शुद्ध थे और 12 विकृत। तो ये कुल कितने हो गए? 19 स्वर। लेकिन ऑप्शन में हमें कहीं भी ये दिखाई नहीं दे रहा, तो ये ऑप्शन हमारे को रॉन्ग दिए हुए थे सारे के सारे। ठीक है, जो आपका राइट आंसर है वो क्या है? 7 शुद्ध, 12 विकृत थे। कुल कितने हो गए आपके? 19 स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। उस्ताद फ्याज खां को किस उपाधि से विभूषित किया गया, किस उपाधि से नवाजा गया? जो आपका आंसर है आफताबे मौसीकी। फ्याज खां को आफताबे मौसीकी, जिसका अर्थ है संगीत का सूर्य या फिर सन ऑफ म्यूजिक, इस उपाधि से नवाजा गया था और ये आप 1911 में नवाजा गया था इस उपाधि से। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में हम देखते हैं ज्ञान रतन है, संगीत मार्तंड है, कविराज है। तो इनको ज्ञान रतन की उपाधि से भी नवाजा गया था। तो ये आपके दोनों ही ऑप्शन राइट है, आफताबे मौसीकी और ज्ञान रतन। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। मध्यकालीन ग्रंथकारों ने अपना षड्ज का मतलब क्या होता है? सा। अपना सा किस श्रुति पर स्थापित किया? तो इन्होंने अपना जो सा है वो चौथी श्रुति पर स्थापित किया था। प्राचीन काल और मध्यकालीन दोनों ग्रंथकारों ने अपना जो सा है चौथी श्रुति पर स्थापित किया था। लेकिन आपको मैं यहाँ पे बात क्लियर कर दूं, जो आधुनिक काल के ग्रंथकार हैं इन्होंने सा को पहली श्रुति पर स्थापित किया। ये बात ध्यान रखनी है कि आधुनिक काल में पहली श्रुति पर स्थापित किया गया सा को। आपके पाठ्यक्रम का कौन सा राग दोनों मध्यम युक्त है? नाम बताएं। तो दोनों मध्यम युक्त जो राग है आपका केदार है, मतलब जिसमें दोनों ऐसा राग जिसमें दोनों म लग रहे हो, म शुद्ध भी लग रहा हो और म तीव्र भी लग रहा हो, तो वो आपका कौन सा राग है? केदार राग। ठीक है। अवरोही वर्ण में स्वरों का प्रयोग किस क्रम में होता है? अवरोही वर्ण में आपको पता ही है कि स्वर ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। आगे है पंडित भातखंडे द्वारा स्वीकृत किन्हीं 10 श्रुतियों के नाम। आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं यहाँ पे कि भातखंडे जो श्रुतियों के नाम माने हैं वो सभी ने एक ही माने हैं। चाहे वो आपसे भातखंडे के पूछे, शारंगदेव के पूछे, किसी के भी पूछ ले, तो श्रुतियों के जो नाम हैं वो सबने ही सेम माने हैं। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है कि जो मतलब अलग अलग विद्वानों के द्वारा कि इनके द्वारा बताई गई श्रुतियों के नाम लिखे। तो आपको मैं श्रुतियों के नाम बता देती हूँ। तीव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधी, वज्रिका। ये नाम आप राइट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। मापा धापा मा स्वर किस राग के हैं? ये तो साफ समझ में आता है कि ये राग केदार के हैं। जब
आपने स्वरलिपि की होगी राग केदार की, तब भी आपको देखने को मिला होगा कि मापा धापा मा, ये स्वर समूह ऐसा है जो केदार राग में प्रयोग किया जाता है स्पेशली। ठीक है, मतलब पहला जो म होगा वो तीव्र होगा और जो लास्ट वाला म होगा वो शुद्ध होगा। इसके अलावा केदार राग की पहचान के लिए एक और स्वर समूह का प्रयोग होता है, वो है आपका सा मा पा। इस स्वर समूह का भी प्रयोग किया जाता है राग केदार की पहचान के लिए। मोस्टली दो ही होते हैं ये पहचान के लिए। आपके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पाठ्यक्रम की कौन सी ताल मृदंग या पखावज पर बजनी चाहिए? वो है आपकी धमार ताल। खटका को परिभाषित कीजिए, तो बताइए खटका की डेफिनेशन क्या होगी? वृत्ति बनाते हुए चार स्वरों के समूह को खटका कहते हैं। खटका की एक खास बात ये भी है कि जिस स्वर से शुरू होता है उसी स्वर पर आकर समाप्त हो जाता है। तो क्या डेफिनेशन हुई? वृत्ति बनाते हुए चार स्वरों के समूह को हम खटका कहते हैं। आगे हम देखते हैं राग देश का आरोह अवरोह पकड़ लिखनी है, तो आइए पढ़ते हैं। राग देश में जो आपके वर्जित स्वर हैं आरोह में, वो है आपका गा और धा। गा और धा आरोह में ये स्वर क्या रहता है? वर्जित। तो इसका आरोह क्या बना? सा रे मा पा नी सा। अवरोह है इसका, आते समय जो है नी कोमल लगता है, अवरोह के समय नी कोमल लगेगा और आरोह के समय नी शुद्ध लगता है। ये कभी कभी एक नंबर में पूछा जाता है कि राग देश में शुद्ध नी किस टाइम लगेगा? तो ये आरोह के समय लगेगा और कोमल नी अवरोह के समय। सा नी धापा धामा गा रे गा नी सा। पकड़ बिल्कुल इजी है। रे मापा नी धापा धामा गा रे गा नी सा। ये देख रहे हो, आरोह से अगर हम इस सा को हटा दें तो ये सेम आपको एज इज का रे मापा आगे इतना लिख के इसके बाद नी धा पा धामा गा रे गा नी सा। ठीक है, धा तीना बोलो से ताल पहचान कर ठेका पूर्ण करें। तो ये आपकी दादरा ताल है, तो दादरा ताल का ठेका पूरा करना है। कैसे होगा ये? धा देना, धा तीना हमें दिया हुआ था, खाली दिया हुआ था, तो ये पूरा आपका ठेका है दादरा ताल का। प्राचीन काल में आए राग वर्गीकरणों के नाम लिखिए। तो प्राचीन काल के राग वर्गीकरण है जाति राग वर्गीकरण, ग्राम राग वर्गीकरण, और आपका तीसरा हम ये भी लिख सकते हैं शुद्ध छायालग और संकीर्ण राग वर्गीकरण। ये आपका प्राचीन काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। तो अलंकार की जो डेफिनेशन है, गायन और वादन को सजाने वाला स्वर समूह आपका क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। और इसका उदाहरण कैसे? सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ये हमने अलंकार का एक उदाहरण लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। गमक के किन्हीं 8 प्रकारों के नाम बताएं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं गमक कहते किसे हैं? जब स्वरों में गंभीरता पूर्वक कंपन किया जाए तो वो आपका गमक कहलाता है। और गमक जो उत्तर भारतीय संगीत में इसके प्रकार माने गए हैं वो 15 प्रकार माने गए हैं, और दक्षिण भारतीय संगीत में इसके 10 प्रकार माने गए हैं। अगर नॉर्मली आपसे पूछ जाए तो गमक के कितने प्रकार माने गए हैं, आपने 15 प्रकार बताने हैं और इसके 8 जो हमें नाम बताने हैं। कंपित, आंदोलित, स्फुरित, लीन, वलित, वली एक ही बात होती है, आहत, प्लावित और उल्लासित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पाठ्यक्रम के किसी रात्रि गेय राग के द्रुत ख्याल की स्वरलिपि लिखो। आपके पाठ्यक्रम में जो ऐसा राग जो रात के समय गाया जाता हो, द्रुत का मतलब होता है छोटा ख्याल। ठीक है, आपको छोटा ख्याल ही करवाया गया है, बड़ा ख्याल नहीं करवाया। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन था कि ऐसे राग की स्वरलिपि लिखनी है जो रात के समय गाए जाते हैं, तो हम किन किन रागों की लिख सकते हैं? बिहाग राग के लिख सकते हैं, केदार के लिख सकते हैं, देश। ये 3 राग ऐसे हैं जो रात के समय गाए जाते हैं। इन तीनों में से किसी एक ही राग के लिखने, ना कि तीनों रागों के। क्यों? क्योंकि बिहाग जो राग है वो रात को दूसरे पहर में गाया जाता है, केदार रात को पहले पहर में गाया जाता है और देश रात्रि के दूसरे पहर में। बिहाग और देश का जो गायन समय समान है, रात्रि का दूसरा पहर। तो ये तीनों जो राग हैं आपके रात्रि के समय गाए जाते हैं। आपको जिसकी भी स्वरलिपि लर्न हो आप राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, राग बिहाग एवं भीम प्लासी में अंतर बताइए। सबसे इजी क्वेश्चन है, तो आपको आता ही होगा।
बिहाग जो है बिलावल थाट से उत्पन्न राग है और जो भीमप्लासी है काफी थाट से उत्पन्न राग है। इसमें सभी स्वर शुद्ध लगते हैं बिहाग में, और भीमप्लासी में ग और नी कोमल लगते हैं और अन्य स्वर शुद्ध लगते हैं। मैंने डिटेल में नहीं लिखा, आपको पूरी लाइंस लिखनी है। इस राग का जो वादी स्वर है बिहाग का वो ग है, और इसका वादी स्वर क्या है, म है भीमप्लासी का। संवादी स्वर बिहाग का नी है और संवादी स्वर जो भीमप्लासी का है वो सा है। ये रात्रि के दूसरे पैर में गाया जाता है, दिन के तीसरे पैर में गाया जाता है। इस तरीके से काफी अंतर बन सकते हैं इसके बिहाग और भीमप्लासी के। किसी भी राग के पूछ ले जाए तो बस आपको ध्यान रखना है, कोई भी चीज मान नहीं होनी चाहिए, जो अलग दिखाई दे वो आपके अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूपक ताल का परिचय गुण दुगुण लयकारी के साथ लिखें। तो रूपक ताल के मैं आपको बोल बता दूं, तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना, ये 7 मात्राओं की ताल है। पहला विभाग 3 मात्रा का, दूसरा विभाग भी 2 मात्रा का और तीसरा विभाग भी 2 मात्रा का। ठीक है, जो चिन्ह है पहली मात्रा पर खाली या सम, खाली इसलिए दिखाया जाता है, शास्त्रीय तालों की वह ताल है कि यही ऐसी ताल है जिसकी पहली मात्रा पर खाली आता है, और चौथी मात्रा पर दूसरी ताली और छठी मात्रा पर तीसरी ताली। इसकी दुगुन आप बना ही सकते हो। पहली दूसरी मात्रा को ले लो तिन तिन, फिर अगली 2 मात्रा को ले लो ना धिन, अगली 2 मात्रा को ले लो ना धिन, फिर ये अकेला ना बच गया तो आप आगे से स्टार्ट कर दो, ना तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना। इस तरीके से दुगुन बन जाएगी। गीत गजल भजन इस ताल में गाए जाते हैं। शास्त्रीय संगीत में ख्याल तथा गतों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, और आप पूरा परिचय इसका लिख सकते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित इसमें से किन्हीं 2 का ही वर्णन करना है आपको। तो पहला है आपका मेल राग वर्गीकरण, थाट राग वर्गीकरण, राग रागने वर्गीकरण, शुद्ध छायालग संकीर्ण राग वर्गीकरण। मेल राग वर्गीकरण में क्या था कि मेलों, अलग अलग विद्वानों के द्वारा मेलों की संख्या बताई गई थी। थाट राग वर्गीकरण में भातखंडे ने जो वेंकटमुखी की तरह 72 थाट बनाए गए थे, उनमें से 10 थाट चुने और उनमें जो स्वरों को रखा। राग रागनी वर्गीकरण में हमने देखा था कि कुल आपके 4 मत थे, शिव मत, कलीनाथ मत, भरत मत और हनुमान मत। शिव मत में और कलीनाथ मत में आपके 6 राग और कुल 36 रागनियां मानी गई थी। भरत और हनुमान मत में 6 राग और 35 रागनियां मानी गई थी। शुद्ध राग वो होते हैं इनका जो प्रयोग है शुद्ध शास्त्र के नियमों से किया जाता है। शुद्ध राग वो होते हैं जिनमें शास्त्रीय नियमों का पालन हो। छायालग राग वो होते हैं जो 2 रागों के मिश्रण से बनते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं जब हम एक राग गा रहे हैं तो उसमें दूसरे राग की छाया आ जाए। और संकीर्ण राग जो वर्गीकरण है वो इन दोनों के मिश्रण से बनता है, शुद्ध और छायालग। या फिर हम ये भी कह सकते हैं संकीर्ण राग जो वर्गीकरण है वो 2 से अधिक रागों, जब हम 2 से अधिक रागों में जब दूसरे राग की छाया आ जाए तो आपका संकीर्ण राग वर्गीकरण होता है। छायालग में भी बात ध्यान रखनी है कि छायालग में एक राग हम गा रहे हैं तो उसमें दूसरे राग की ही छाया आएगी। संकीर्ण राग में 2 से अधिक राग होंगे। पंडित शारंग देव की श्रुति स्वर स्थापना एवं वाद्य वर्गीकरण का वर्णन करना है। श्रुति आपको पता, श्रुति स्वर स्थापना मतलब श्रुति पे कैसे स्वर की स्थापना की गई। तो मैं आपको बता दूं, जो शारंग देव ने संगीत रत्नाकर ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ में इन्होंने 22 श्रुतियां मानी थी, और उन श्रुतियों पर उन्होंने 7 शुद्ध स्वर ऐसे स्थापित किए थे। 4, 7, 9, 13, 17, 20, 22 पे सारे गम पादा नी। श्रुतियों की संख्या इन्होंने 22 मानी थी, शुद्ध स्वर इन्होंने 7 माने थे, विकृत इन्होंने 12 माने थे, कुल इन्होंने 19 स्वर माने थे। और वाद्य वर्गीकरण में इन्होंने वाद्य वर्गीकरण को 4 भागों में इन्होंने बांटा था। शुष्क वाद्य कौन से होते हैं, जो सोलो रूप में बजते हैं। गीतानुग जो गीतों की, ऐसे वाद्य जो गीतों की संगति करते हैं। नृत्यानुग जो नृत्य की संगति करते हैं, मतलब ऐसे वाद्य जो नृत्य की संगति करते हैं। गीता नृत्यानुग जो गीतों नृत्य दोनों की संगति करते हैं, ऐसे वाद्य। तो जो वाद्य वर्गीकरण था इनको 4 प्रकार में बांटा गया था। तो आप लिख सकते हैं इसके बारे में डिटेल से। मध्यकाल संगीत का स्वर्ण युग था, इस कथन की पुष्टि करें। मध्यकाल जो युग था वो मुसलमान कालों का
युग था, उस टाइम मुसलमानों का राज था। तो उस समय जो संगीत की उन्नति है बहुत ज़्यादा हुई, विकास संगीत का बहुत ज़्यादा हुआ। इस कारण से मध्यकाल को संगीत का स्वर्ण युग कहा गया। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ इसके बारे में। मध्यकाल का जो समय है 8 से 19वीं शताब्दी तक माना गया। इस काल में प्रबंध गायन का प्रचलन था, इसलिए इसी काल को प्रबंध काल भी कहते हैं। प्रबंध गायन है एक गायकी का प्रकार है। जैसे हम आजकल राग गायन करते हैं, उससे पहले जातीय गायन होता था। जातीय गायन से पहले ये सब प्रबंध गायन था। तो 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक भारतवर्ष में संगीत की अच्छी उन्नति हुई। उस समय की रियासतों ने संगीत को बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया था। 11वीं शताब्दी से मुसलमानों का आक्रमण शुरू हो गया था और लगभग 12वीं शताब्दी तक भारत के शासक बन गए थे। जो मध्यकाल का समय रहा है वो 8 से 19वीं शताब्दी तक का रहा है। उनके संगीत का भारतीय संगीत पर बहुत प्रभाव पड़ा। मुसलमान शासकों के काल में संगीत के उन्नति और विकास को देखते हुए संगीत के मध्यकाल को स्वर्ण युग कहा गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन कि मुसलमान शासकों के काल में संगीत के उन्नति और विकास को देखते हुए संगीत के मध्यकाल को स्वर्ण युग कहा गया। पंडित शारंगदेव ने संगीत रत्नाकर ग्रंथ लिखा था, यह आपको पहले ही पता है। मध्यकाल में ग्रंथ लिखा गया था 13वीं शताब्दी में। पंडित शारंगदेव ने अनेक संगीत ग्रंथों का अध्ययन करके संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की। अब हम ये जो सब पढ़ रहे हैं तो इस जो युग में आपके संगीत के विद्वान हुए उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कुछ ही पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आप अपनी बुक से कर सकते हैं। पंडित शारंगदेव का संगीत रत्नाकर ग्रंथ, इसमें जो था संगीत से संबंधित जो आपको सामग्री दी गई थी इस ग्रंथ में सब कुछ बताया गया था और इस ग्रंथ को संगीत का आधार ग्रंथ माना गया था। अमीर खुसरो का क्या योगदान रहा अमीर खुसरो का संगीत के विकास में योगदान है। इन्होंने कई प्रकार के गीत, राग और तालों की रचना की। जैसे कि क्वेश्चन हमने फर्स्ट ही पढ़ा था कि अमीर खुसरो ने कौन से रागों की रचना की, तो उन्होंने साजगिरी और सरपदा रागों की रचना की। ऐसे कई ताले भी थी, पश्तो तालों की, सुल्फाक तालों की, तो उन्होंने रचना की थी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, बोर्ड में आया भी हुआ है, पूछ भी लिया जाता है कि कौन से ताल थे, कौन से राग थे। इन्होंने भारतीय और ईरानी संगीत को मिलाकर के संगीत को एक नया रूप दिया। अमीर खुसरो ने क्या किया था, 2 संगीत को मिलाकर के एक नया संगीत बना दिया था। कौन से 2 संगीत को मिलाकर के, भारतीय और ईरानी संगीत। गोपाल नायक ये अमीर खुसरो के समकालीन थे। तो ये पूछा जा सकता है 1 नंबर में कि अमीर खुसरो के समकालीन कौन थे, गोपाल नायक। ये विजयनगर के राजा देवराज के प्रसिद्ध दरबारी थे। इन्होंने पीलू, बीरम आदि रागों का आविष्कार किया। कवि लोचन की राग तरंगणी, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था राग तरंगणी कवि लोचन ने। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कवि लोचन ने कौन से ग्रंथ की रचना की, वो है राग तरंगणी। ये उत्तर संगीत पत्ति का आधार ग्रंथ माना जाता है। इन्होंने 12 थाट माने। इनके द्वारा दिए गए स्वरों रागों के नाम आधुनिक नामों से काफी मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट विद्वान है हमारे सुल्तान हुसैन शर्की। इन्होंने ख्याल गायन के प्रचार प्रसार में अपना खूब योगदान दिया। इन्होंने नए रागों की रचना भी की, जैसे सिंधु, भैरवी, जौनपुरी, तोड़ी और शाम के 12 प्रकार, गौड़ शाम, मल्हार शाम, मतलब शाम जो राग था उसके 12 प्रकारों की इन्होंने रचना की थी। भक्ति आंदोलन, 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलनों के अग्रणी कबीर, नानक, चैतन्य आदि महापुरुषों ने भी संगीत का बहुत प्रचार किया। इन्होंने बहुत से भजनों की भी रचना की। शौरी मियाँ, इन्होंने टप्पा गायकी का आविष्कार किया था। ये लखनऊ के रहने वाले थे। 18वीं शताब्दी में लखनऊ के प्रसिद्ध गायक शौरी मियाँ थे। इन्होंने टप्पा गायन का आविष्कार भी किया। इन्होंने पंजाबी भाषा में भी टप्पे